So good afternoon everyone. Today we are starting with a new chapter, that is depreciation. ठीक है, लिख लेना depreciation. एक्चुअली हमने डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा फर्क समझा है. सिंगल एंट्री में हमने डेप्रिसिएशन रिलेटेड समझा था, तो थोड़ा अब हम डिटेल में समझेंगे डेप्रिसिएशन. ध्यान देना डेप्रिसिएशन. ठीक है. The chapter is related to the calculation of and accounting of depreciation. So this is about calculation of depreciation, and second one is अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन. हमें दोनों चीजें समझनी है, कैलकुलेशन एज वेल एज अकाउंटिंग. सो आई एम टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन. सो कैलकुलेशन के लिए देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. Methods of calculation of depreciation and accounting kya, right? Accounting is common irrespective of the method. Accounting is common. So ध्यान देना, right? Which methods are in our syllabus? एक is straight line method of depreciation. Straight line method of depreciation. एंड दूसरी है रिटर्न डाउन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू. एक है एसएलए मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड. दूसरी रिटर्न डाउन वैल्यू, डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. हमें दोनों में देखो, एज मेथड चेंजेस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आल्सो चेंजेस, बट अकाउंटिंग नेवर चेंजेस. अकाउंटिंग इज द सेम. अकाउंटिंग इज द सेम. सो मुझे आपको सिखाना है मेथड एंड उसकी अकाउंटिंग. ठीक है. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन लिख लेना. मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन. It is continuous and permanent decrease in value of depreciable fixed assets because of wear and tear, because of wear and tear. Then आगे. ठीक है. भूमिका, you raise the hand. Any question? भूमिका. Yes, Bhumika. Okay. Let me put her hand down. Lower the hand. Okay. Done है ना. Depreciation is a continuous and a permanent decrease in the value of depreciable fixed asset because of wear and tear, right? Outdated, passage of time, etc. देखो, what is depreciation?
कंटिन्यूस एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट। पहले तो बात ये पता होनी चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एसेट्स? Fixed assets are the assets which are purchased for use in the business. Assets which are purchased for use in the business for more than one accounting year, like plant and machinery, like building, land, computers, vehicles. They are the fixed assets. They are the fixed asset जो हम purchase करते हैं so that we will use them in the business for more than 1 year. So assets which are purchased for use for more than 1 year are fixed assets. ठीक है? Now, what do you mean by depreciable fixed asset? वो fixed asset जिनको हम depreciate करते हैं, क्यों? Because उनकी asset, उनकी value decrease होती है। कौन सी ऐसी asset होती है जिनकी value decrease होती है? बिल्डिंग की value decrease होती है over a period of time. बिकॉज हर बिल्डिंग की अपनी अपनी एक लाइफ होती है, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, हर बिल्डिंग की एक लाइफ होती है। लाइक एग्जांपल, आपने सुना होगा कि कोई ब्रिज गिर गया क्योंकि उसकी लाइफ खत्म हुई होगी और वो उसको रिप्लेस नहीं किया तो वो कभी ना कभी गिरने के चांसेस है। तो वैसे हर बिल्डिंग की अपनी अपनी लाइफ होती है। वंस दैट लाइफ इज कंप्लीटेड, देयर आर चांसेस दैट बिल्डिंग गिर सकते हैं। एक्चुअली the government or the builder should remove the building और उसको heavy repairs करनी चाहिए। वैसे कंप्यूटर, राइट, vehicle, your plant and machinery, everything had its useful life। हर एक की अपनी अपनी लाइफ होती है। एंड जैसे जैसे वो लाइफ खत्म होने पे आती है, पैसेज ऑफ टाइम मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे जैसे वो टाइम खत्म होने को आता है, the value of the asset decreases because asset becomes second hand and उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। जो व्हीकल आपने 60,000 में ली थी 4 साल पहले, आज उसकी वैल्यू 60,000 नहीं होगी, उसकी वैल्यू करीबन 30,000, 40,000, 20,000 होगी। सो जो असेट 60 में ली थी आज उसकी वैल्यू 20,000 है। क्यों? बिकॉज यू हैव यूज्ड इट, बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर। आपने यूज करने की वजह से वियर एंड टियर हुआ है, राइट, आउटडेशन हुआ है। टेक्नोलॉजी, अगर आज उसी टाइप्स की बाइक लेते हो, उससे बेटर बाइक मार्केट में अवेलेबल है, मॉडर्न बाइक्स अवेलेबल है। आपकी बाइक 4 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले की है। बिकॉज एवरी टाइम ए न्यू बाइक्स कम्स इनटू मार्केट, राइट, ए न्यू टेक्नोलॉजी कम्स इनटू मार्केट। ये पुरानी हो गई एंड देयरफॉर बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस एक्सीडेंट की वजह से वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। आपके पास नई बाइक है, एक्सीडेंट हो गया, आपने ठोक दी बाइक कहाँ पे, उसकी वजह से भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, बाइक की वैल्यू डिक्रीज होती है बिकॉज वो पहले जैसी नहीं रही। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स जिनके वजह से फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। उस कंसेप्ट को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और वो क्या कंटिन्यूअस है एंड परमानेंट डिक्रीज है। वो कंटिन्यूअस एंड परमानेंट डिक्रीज है, ठीक है, वो है कंटिन्यूअस एंड परमानेंट डिक्रीज। क्वेश्चन है सर, बट सर व्हेन वी बाय द रीसेल फ्लैट दैट द प्राइस इज मच मोर देन द ओरिजिनल फ्लैट। रीजन इज बिकॉज हम खाली फ्लैट नहीं लेते, हम उसके साथ लैंड भी लेते हैं। लैंड अपरेंट देयर टू, फ्लैट के साथ वो लैंड भी आती है। फ्लैट की वैल्यू नहीं इंक्रीज होती, लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर मैं कोई बिल्डिंग परचेस करता हूँ या कोई घर परचेस करता हूँ, उसकी वैल्यू ईयर आफ्टर ईयर इंक्रीज होती है, नॉट बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ द प्लॉट, लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है। इसलिए आपको लगता है कि बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बिकॉज जब भी बिल्डिंग बोलते हो तो बिल्डिंग के साथ लैंड भी है नीचे। सो द वैल्यू ऑफ द लैंड इंक्रीजेस एंड देयरफॉर द बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होती है। एक्चुअली इट इज, वो कंस्ट्रक्शन पुराना हुआ होता है। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को अलग करते हो तो बिल्डिंग की वैल्यू एक्चुअली आपको डिक्रीज होती दिखाई देगी, लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई दिखाई देगी। इसलिए हम बोलते हैं कि बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक्चुअली बिल्डिंग की नहीं, वो लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वैसे कार के केस में क्यों नहीं होता? बिकॉज कार के साथ कोई लैंड नहीं है, व्हीकल के साथ कोई लैंड नहीं है, कंप्यूटर के साथ कोई लैंड नहीं है, मशीनरी के साथ कोई लैंड नहीं है। बिल्डिंग के केस में थोड़ा उल्टा होता है, बिल्डिंग एंड लैंड अलग अलग है। अकाउंटिंग में
जब भी हम बिल्डिंग परचेस करते हैं तो उसके साथ हम लैंड भी परचेस करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, लैंड की वैल्यू अलग एंड बिल्डिंग की वैल्यू अलग, हम बिल्डिंग को अलग से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज होती है लैंड के लिए। सो दैट इज योर आंसर। तो वही मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि वो फिक्स असेट, लैंड भी फिक्स असेट है, बिल्डिंग भी फिक्स असेट है, बट लैंड की लाइफ लिमिटेड नहीं है, लैंड की कोई लाइफ नहीं है, लाइक इट इज एंडलेस, बट बिल्डिंग की लाइफ है। और वो फिक्स असेट जिनकी लाइफ होती है उनको हम डेप्रिसिएट करते हैं बिकॉज उनकी वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज होती है। वो फिक्स असेट एक ही है लैंड, जिसकी लाइफ अनलिमिटेड है, तो उसकी वैल्यू कभी डिक्रीज ही नहीं होगी। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑल फिक्स असेट्स आर डेप्रिसिएबल एक्सेप्ट लैंड, ऑल अदर फिक्स असेट्स आर डेप्रिसिएबल। उसके पीछे रीजन क्या है कि लैंड की वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज उसकी लाइफ अनलिमिटेड है। बट बाकी कोई भी फिक्स असेट ले लो, उसकी लाइफ लिमिटेड है, तो जैसे जैसे लाइफ खत्म होने पे आएगी उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ध्यान देना। तो जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, उसकी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। परमानेंट डिक्रीज होना चाहिए, मतलब वो एक बार डिक्रीज होगी तो हमेशा के लिए डिक्रीज होगी, राइट। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल फिक्स असेट्स, मैंने बोला विच आर द डेप्रिसिएबल फिक्स असेट, राइट, अदर देन लैंड, ऑल अदर असेट्स फिक्स असेट्स आर डेप्रिसिएबल। मतलब हम स्टॉक को डेप्रिसिएट नहीं करते बिकॉज स्टॉक इज नॉट फिक्स असेट, स्टॉक इज करंट असेट। इन्वेस्टमेंट को हम डेप्रिसिएट नहीं करते, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम कैश को, बैंक बैलेंस को, डेटर्स को डेप्रिसिएट नहीं करते, बिल्स रिसीवेबल डेप्रिसिएट नहीं करते बिकॉज दे आर करंट असेट्स एंड दे आर नॉट फिक्स असेट। सो पहले समझ लेना, डेप्रिसिएशन कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू फिक्स असेट, और उसमें भी कौन से, अदर देन लैंड। सो लिख लेना, एप्लीकेबिलिटी only to fixed assets. This concept is applicable, depreciation is applicable only to fixed assets other than land. Other than land. Other than land. ठीक है। सो एग्जाम्पल, मेरे पास लैपटॉप है, ये लैपटॉप मैंने 40,000 में लिया था 4 साल पहले, आज इसकी मार्केट में वैल्यू 10,000 ही होगी, 5,000 ही होगी। सो 40,000 का मेरा लैपटॉप आज 5,000 का है, तो मैं बोलूंगा 35,000 का डेप्रिसिएशन लगा है। 35,000 का जो डिक्रीज है, बिकॉज लैपटॉप फॉर मी इज अ फिक्स असेट, लैपटॉप फॉर मी इज अ फिक्स असेट बिकॉज मैंने इसको परचेस किया है कि जो मैं उसको 1 साल से ज्यादा यूज करूं। तो दिस लैपटॉप जिसमें मैं लेक्चर ले रहा हूं, इट इज माई फिक्स असेट, इसको मैं डेप्रिसिएट करूंगा, 40,000 से 5,000 लेके आऊंगा, मैं 35,000 का डिक्रीज कर दूंगा। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, इज अ एक्सपेंस। सिंगल इंटर में देखा है आपने, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आपने कार ली है 10 लाख की, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 8 लाख हो गई मार्केट में, फिर 6 लाख हो गई, फिर 4 लाख हो गई। जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसको बोलते हैं सर डेप्रिसिएट हो रही है, ठीक है। दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू करंट असेट्स। ठीक है। सो करंट असेट्स आर नेवर डेप्रिसिएटेड, स्टॉक इज नेवर डेप्रिसिएटेड, इन्वेस्टमेंट्स आर नेवर डेप्रिसिएटेड, डेटर्स आर नेवर डेप्रिसिएटेड, बैंक बैलेंस, कैश, बिल्स रिसीवेबल्स आर नेवर एवर डेप्रिसिएटेड। ठीक है, देन आगे समझ लेना। The 3 factors to calculate depreciation. Three factors to calculate depreciation. First, original cost. Original cost of asset. What is the original cost of the asset? First, it is purchase price.
minus discount or rebates plus incidental expenses. At the time of purchase, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेस। लाइक ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। सपोज दिस इज द प्लॉट ऑफ लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग है, यहाँ पे ऑलरेडी एक छोटी बिल्डिंग है। मैंने क्या किया, मुझे इसकी जगह नई बिल्डिंग बंद करनी है, बड़ा मॉल करना है। तो मैंने क्या, ये लैंड, ये ओल्ड मैंने परचेस किया, ये मुझे मिला 20 लाख में सपोज। तो मैंने ये परचेस किया पूरा का पूरा 20 लाख में। फिर मैंने इसको गिराया, मैंने इसको क्या किया, गिराया। ये गिराने के लिए मुझे 2 लाख लगे, ये गिराने के लिए मुझे 2 लाख लगे। फिर मैंने क्या किया, नई बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया, मॉल बनाना स्टार्ट कर दिया। इस कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे 30 लाख लगे। मैंने गवर्नमेंट से अप्रूवल वगैरह लिए, इन्वायरमेंटल अप्रूवल, गवर्नमेंट के अप्रूवल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अप्रूवल, बहुत सारे अप्रूवल्स लगे। उसके लिए मुझे 3 लाख रुपए लगे। तब जाके मेरा नया बिल्डिंग, नया मॉल स्टार्ट हो गया। So what is the cost of the new mall? Is 20 lakhs plus 2 lakhs plus 30 lakhs plus 3 lakhs. It is 55 lakhs. मतलब ये जो नया मॉल बन रहा है, वो बनाने के लिए मुझे जो जो एक्सपेंस लगे वो सब एक्सपेंसेस मैंने इंक्लूड किए हैं। तो मैं बोलूंगा मेरा नया मॉल कितने में गिरा, मुझे 55 लाख में। मैंने पुरानी बिल्डिंग परचेस की, उसके लिए मुझे 20 लाख दिए। फिर उसको गिराया मैंने, 2 लाख मुझे उसको गिराने के लिए लगा, 22 लाख हुआ अभी तक। फिर मैंने नए बिल्डिंग बनाए उस पे, उसके लिए मुझे 30 लाख लगे। सो 22 लाख प्लस 30 लाख, टोटल 52 लाख में मेरी बिल्डिंग बनी। बट ये सब प्रोसेस के लिए मुझे गवर्नमेंट के अप्रूवल्स वगैरह लेने के लिए मुझे 3 लाख का खर्चा हुआ, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह बहुत सारी चीजें। तो ओवरऑल मुझे बिल्डिंग कितने में गिरी, 55 लाख। सो आई विल से द वैल्यू ऑफ दिस बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग इज 55 लाख एग्जाम्पल। सिमिलरली सपोज हमें बाइक परचेस करनी है, हम शोरूम में गए, वो बोलता है बाइक 55 लाख की है, सॉरी 55,000 की, लाख से बोल रहा हूं, बाइक 55,000 की है। ये उसकी एक्स शोरूम प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस। ये उसकी शोरूम की प्राइस है। मुझे 55,000 में बाइक नहीं मिलती, मुझे उस पर रोड टैक्स पे करना होगा, सबको जो है 2,000। मुझे आरटीओ चार्जेस पे करने होंगे, वो है 3,000। मुझे इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा, वैसे बाइक नहीं मिलती। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंश्योरेंस चार्जेस ये आ गया सपोज 2,000 का, तो मुझे टोटल 62,000 की बाइक गिरी। इसको आप बोलते हैं ऑन रोड प्राइस। रोड में लाने के लिए उसको मुझे कितना देना पड़ा, 62। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एडिशनल चार्जेस। अगर आप नहीं करोगे तो यू कैन नॉट गेट द ओनरशिप ऑफ द बाइक। आप खाली 55,000 दे के आप ओनर नहीं बनते, यू हैव टू इंकर एडिशनल एक्सपेंसेस टू बिकम द ओनर ऑफ द बाइक। सो दिस इंसिडेंटल एक्सपेंस, ये उसकी प्राइस है, ये उसकी प्राइस है, एंड दीज आर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो जब आप एंट्री डालोगे तो आपके बुक्स में एंट्री आएगी, बाइक अकाउंट डेबिट या व्हीकल अकाउंट डेबिट 62,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 60,000। 55 नहीं, ये सब एक्सपेंसेस किस में आएंगे, व्हीकल अकाउंट में आएंगे। सब किस में आएंगे, व्हीकल। सो आपकी व्हीकल कितने की गिरी, 62। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज, पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज योर कॉस्ट। व्हाट इज योर कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है एसेट की, परचेस प्राइस माइनस एनी डिस्काउंट्स और एनी रिबेट्स प्लस ऑल एक्सपेंसेस
टू ब्रिंग दैट असेट इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। आप ओनर होने के लिए जो जो आपने खर्चे किए वो सब उस असेट में आते हैं। अनदर एग्जांपल ध्यान देना, वे आर इन इंडिया, हम कहाँ पे, पुणे में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। हमें क्या करना है, हमारे पुणे के प्लांट के लिए ऑस्ट्रेलिया से एक मशीनरी इंपोर्ट करनी है। तो हमारे लोग उधर गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, वो वहां पे जाने के एयर टिकट, वहां पे लॉजिंग बोर्डिंग सब, उसके 2 लाख रुपए लगे। उधर गए, उधर रहे, उस मशीनरी का रिव्यू लिया, वो समझ के लिया, सब किया। फिर क्या किया, इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, हमें मशीनरी चाहिए। इन इंडियन रुपीज मशीनरी की वैल्यू 50 लाख है। फिर ये लोग रिटर्न आए, ये रिटर्न आने के लिए उनको लगे सपोज 50,000। फिर ये इन लोगों ने इस मशीनरी को राइट इंडिया भेजा, राइट शिपमेंट करके इंडिया आ गई मशीनरी, उसके लिए और 5 लाख रुपए लगे। तो यहाँ पे राइट ऐसे घूम घूम के वो बॉम्बे में आएगा, फिर बॉम्बे से पुणे में लाने के लिए उसको 20,000 लगे। फिर ये लोग आए पुणे में, क्यों आए पुणे में, इंस्टॉल करने के लिए। ये लोग पुणे में आए इंस्टॉल करने के लिए, उनका खर्चा रहना वगैरह सब 1 लाख लगा सपोज। उन्होंने सब इंस्टॉल वगैरह करवा के वो रिटर्न गए, उस पूरा का खर्चा 1 लाख हुआ। तो ये आपकी मशीनरी की वैल्यू आ गई। 2 लाख प्लस 50 लाख प्लस 50 जो कुछ भी रहेगा, ये सब ऑल दीज एक्सपेंसेस करने के बाद वो मशीनरी आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारे लोग उधर गए, वो खर्चा, फिर वो मशीन उन्होंने जो दी वो परचेस प्राइस, वो उन्होंने वहां पे राइट शिप की होगी, फिर यहाँ पे आ गए, बॉम्बे से पुणे में लेके आ गए, उन्होंने यहाँ पे आके इंस्टॉल किया, वो हमें सिखाया सब चीजें कैसे चलाने, क्या कराना है, ये सब करने का जो खर्चा है, उसके बाद मैं मशीनरी यूज कर सकता हूँ। सो देखो क्या क्या आ गया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आ गया। वो मशीनरी परचेस करने की एक्टिविटी में, हमारे गोडाउन में लाने तक, हमारे फैक्ट्री में लाने तक, उसको वर्किंग कंडीशन में आने तक जो जो हमें खर्चे करने पड़े, वो सब खर्चे एसेट अकाउंट है, ना कि एक्सपेंस अकाउंट। सो वही मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट, इट इज परचेस प्राइस प्लस all expenses to bring the asset to the present location and condition. So asset related जो जो expense, जब asset purchase की जाती है उसके related जो जो expense रहते हैं वो सब expenses right किसके लिए रहते हैं, right वो asset account के लगेंगे। like example, अभी मैंने example दिया, मैंने बाइक purchase की 55,000 प्लस एडिशनल 7,000, right वो मेरी 62,000 में बाइक गिरी। एक बार बाइक मेरी होने के बाद मुझे एवरी डे या एवरी वीक में पेट्रोल डालता हूं, वो पेट्रोल एक्सपेंसेस डू नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, वो एक्सपेंसेस है। मैं ये नहीं बोलता कि मैंने 1000 का पेट्रोल डाला मतलब मेरी बाइक 60,000 की हो गई, मैंने और 2000 का पेट्रोल डाला मतलब 65,000 की बाइक हो गई, नहीं नहीं। दैट रिकरिंग एक्सपेंस, एक बार असेट आपकी होने के बाद जो भी आप एक्सपेंस करते हो, इट इज टू मेंटेन द असेट, वो एक्सपेंस है, वो असेट अकाउंट नहीं है। आप उसको पीओसी करवाते हो, आप उसकी सर्विसिंग करवाते हो, उसको छोटे मोटे रिपेयर्स करवाते हो, दैट डज नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट एक्सपेंस इज इंकर्ड नॉट टू परचेज द असेट बट टू मेंटेन द असेट। एक्सपेंसेस इंकर्ड टू परचेज द असेट आर असेट, लिख लेना, एक्सपेंसेस इंकर्ड टू purchase the asset, purchase the fixed asset, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो उन एक्सपेंसेस को बोला जाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर दे आर असेट अकाउंट, एंट्री आती है फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड
एक बार एसेट आपकी हो गई, उसके बाद आप उसको एसेट को चलाने के लिए, राइट मैडम देखो, जब फर्स्ट टाइम हम बाइक लेते हैं तो जनरली वही पेट्रोल डाल के देते हैं। वो क्या बोलते हैं पता है ना, कि 2-1 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप पे वहां तक जाने का पेट्रोल है, आप वहां पे जाके टंकी फुल करवा दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वो आपको थोड़ा डलवा के देंगे सो दैट यू कैन एटलीस्ट पेट्रोल पंप तक आप बाइक लेके जाओगे, उसके बाद आपको राइट रूटीन बेसिस पे पेट्रोल भरना पड़ेगा, ठीक है। सर व्हाट अबाउट द फर्स्ट टाइम वी हैव टू पुट द पेट्रोल एंड परचेज द बाइक? वो पेट्रोल वो आधा लीटर वो डाल ही देते, 1 लीटर वो डाल ही देते, राइट वो आप इनडायरेक्टली आपसे रिकवर भी करवाते हैं, डोंट वरी, ठीक है। कोई बिजनेस ऐसे नहीं करता, ठीक है, ठीक है। देन राइट एक्सपेंसेस incurred to maintain the asset, maintain the fixed assets, मतलब असेट आपकी हो चुकी है, बाइक आपकी हो चुकी है, 1 किलोमीटर जाने के बाद आपने पेट्रोल भर दिया, आपने एवरी टाइम उसकी सर्विसिंग की, आपने पेट्रोल भरते रहे, आप पीयूसी करते रहो, ये सब एक्सपेंसेस। आपने सिग्नल जंप किया, उसका फाइन, नहीं तो गाड़ी लेके जाएंगे वो, समझा? तो वो फाइन, ये सब टू मेंटेन द असेट है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने पहले भी सिखाया था, इफ यू रिमेंबर। इसकी एंट्री आती है नॉट फिक्स असेट बट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एंड एक्सपेंसेस आर यूज्ड टू फाइंड आउट प्रॉफिट। अभी इतना तो समझ में आया होगा, सिंगल एंट्री में इनकम ऐड होता है, एक्सपेंस माइनस होता है, तब जाके प्रॉफिट पता चलता है। 2 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, और क्रेडिटर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यू हैव टू टेल मी वेदर इट इज असेट और इट इज एक्सपेंस। आई एम स्टार्टिंग सिनेमा हॉल, उसके लिए मैंने लाइसेंस परचेस किया, मुझे सिनेमा हॉल स्टार्ट करना है, हम सबको सिनेमा हॉल स्टार्ट करना है, और हमने लाइसेंस ले लिया सिनेमा हॉल चलाने का। लाइसेंस का खर्चा 10 लाख है। डोंट गो ऑन द अमाउंट, अमाउंट पे मत जाओ, बड़ी अमाउंट मतलब एसेट, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। मुझे बोलो वो लाइसेंस परचेस एसेट रहेगा या एक्सपेंस रहेगा? एवरीवन हैज टू टाइप, कुछ नहीं लगा। हमने लाइसेंस परचेस किया सिनेमा हॉल चलाने का, यस यस परफेक्ट, करण परफेक्ट, मेक ओके, श्रुतिका ओके, यस। मुझे ये नहीं दिख रही है, इसका नाम क्या अपनी, एक सेकंड, बीएमसीसी के कौन कौन है? ओवी मैम है, अच्छा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, ठीक है, करेक्ट। हाँ, इट इज विच एक्चुअली इट इज असेट, इट इज नॉट एक्सपेंस, बिकॉज जब तक हम लाइसेंस नहीं परचेस करेंगे वी कैन नॉट रन द सिनेमा हॉल, बट एवरी ईयर मुझे उस लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ता है। सो रिन्यूअल फीस मुझे एवरी ईयर मुझे 10,000 रिन्यूअल फीस देनी पड़ती है। तो मुझे बोलो, सो जब मैं 10,000 पे करूंगा, वो असेट रहेगा एक्सपेंस रहेगा? बोलो 10,000 जो मैं पे करूंगा वो क्या रहेगा? यस प्लीज। दर्शन नहीं है शायद से आज, शायद से दर्शन मैडम अब्सेंट है। यस आगे, हाँ बोलो ना, वो क्या रहेगा? एवरीवन, वो एक्सपेंस रहेगा, बिकॉज जो रूटीन बेसिस पे खर्चा होता है एक्सपेंस रेगुलर। एक तो पहली बात, ये तो नॉन रिकरिंग रहते हैं जनरली, नॉन रिकरिंग मतलब एवरी ईयर वो नहीं खर्चा करने पड़ते, एक ही बार बाइक एक ही बार परचेस करोगे, बट आपको सर्विसिंग एवरी टाइम करनी होगी, सो इट इज नॉन रिकरिंग। लाइसेंस एक ही बार लोगे,
बट एवरी ईयर उसको रिन्यू करना पड़ता है। नॉन रिकरिंग इन नेचर, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं होता वो जनरली। और ये जो होता है ना, ये रिकरिंग इन द नेचर होता है, ये रिकरिंग होता है, एवरी टाइम आता है। ठीक है, गुड। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल ध्यान देना, हमने फ्लैट परचेस किया, वो क्या रहेगा, असेट रहेगा। मतलब हमने एक प्रॉपर्टी परचेस की, हमने एक गोडाउन परचेस किया बिजनेस के लिए, तो वो असेट रहेगा या क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा असेट। उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ी हमें, स्टैम्प ड्यूटी क्या रहेगा, असेट और एक्सपेंस। स्टैम्प ड्यूटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ असेट इज असेट ओनली, वो असेट में आएगा बिकॉज एक ही बार पे करनी होती है। बट एवरी ईयर हम उसको पेंटिंग वगैरह करवाते हैं, रिपेयर्स वगैरह करवाते हैं, कलरिंग वगैरह करवाते हैं, तो वो क्या रहेगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे, गुड। सो सबसे पहले डेप्रिसिएशन अगर हमें कैलकुलेट करना है, वी मस्ट नो द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट। हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट। हमें, अच्छा, अगर हमने फ्लैट परचेस किया है और एवरी मंथ हमें मेंटेनेंस देना है, मेंटेनेंस इज एक्सपेंस। इट इज टू मेंटेन द फ्लैट, नाम में ही है, इट इज टू मेंटेन द फ्लैट। ठीक है, मेंटेनेंस इज एक्सपेंस। स्टैम्प ड्यूटी आप हमेशा नहीं पे करते हो, एक ही बार पे करते हो। उसकी परचेस प्राइस एक ही बार करते हो, बट इफ यू डोंट मेंटेन द फ्लैट, वो चला जाएगा आपसे। सो मेंटेनेंस इज एक्सपेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज एक्सपेंस। आगे, उसका बेनिफिट कितने टाइम है, आपको एवरी मंथ देना है ना। जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा है उसको असेट बोलो ना, और जिसका बेनिफिट एक साल से कम है वो एक्सपेंस है। आगे, नेक्स्ट, अब ध्यान देना। सो फर्स्ट फैक्टर टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इज the original cost of the asset, original cost of the asset. Second factor, ध्यान देना, right, estimated useful life। हर फिक्स असेट की अपनी अपनी लाइफ होती है, हर फिक्स असेट की अपनी अपनी लाइफ होती है। लाइक एग्जांपल, बिल्डिंग जनरली 30 इयर्स बोल सकते हो, व्हीकल 5 to 10 इयर्स, कंप्यूटर 3 इयर्स, मोबाइल 2 साल। एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं। मशीनरी 7 साल चलेगी, 10 साल चलेगी। जब हम परचेस करते हैं तो वो बोलता है ना कि इतने साल जनरली चलती है। सो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सो पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, फिर हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एंड राइट, दैट इज, लिखो, नंबर ऑफ इयर्स द असेट इज एक्सपेक्टेड टू यूज। द नंबर ऑफ इयर्स the asset is expected to be used। एग्जाम्पल, मुझे लगता है ये मोबाइल 5 साल चलेगा, तो व्हाट आई विल से, माय यूजफुल लाइफ इज 5 इयर्स, यूजफुल लाइफ ऑफ दिस मोबाइल इज 5 इयर्स, बट मैं इसको 3 साल के बाद ही बेचने वाला हूं, तो आई वोंट से यूजफुल लाइफ इज 5 इयर्स। मैं कितने साल यूज करने वाला हूं, 3 साल ही, तो यूजफुल लाइफ विल बी 3 इयर्स। सो डोंट गो ऑन इट्स एक्चुअल लाइफ, गो ऑन कितने आप एक्चुअली यूज करने वाले हो। ठीक है, देन थर्ड, हर असेट की उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है। स्क्रैप वैल्यू होती है मतलब अगर असेट आप बेच देते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सपोज ये मोबाइल की लाइफ 5 साल है, मैं 5 साल यूज करता हूं और फिर मैं क्या करता हूं, इस मोबाइल को बंगार वाले को बेच देता हूं, मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं, मैं इसको सेल कर देता हूं, तो मुझे उससे 3,000 रुपए मिल गए, मुझे उससे 4,000 रुपए मिल गए। मेरे पास बाइक है, मैंने 62,000 में बाइक परचेस की थी, मैंने 10 साल यूज की और मैंने उसको स्क्रैप आउट कर दिया, बेच दिया,
तो उससे जो मिलेगा उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। सो जब मैंने असेट परचेस की है तो मैं सोचूंगा मैं उसके कितने साल यूज करने वाला हूं, एंड जब वो यूज खत्म हो जाएगा तो तब मुझे उससे कितना मिलेगा, दैट इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, right, at the end of useful life, at end of useful life of the fixed asset. Estimated useful life. So हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। एक, ये मोबाइल मैंने कितने में परचेस किया, सपोज 40,000 में परचेस किया। सो मेरे पास बिल रहेगा इसका जिसमें दिख रहा होगा 40,000, राइट। सो ये मेरा मोबाइल 40,000 का है। कितने का है? 40,000 का है। चाहे तो यहाँ पे लिख लेना, इधर एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग इनपुट जीएसटी, एक्सक्लूडिंग इनपुट जीएसटी। ऑब्वियसली ना, जब मैंने मोबाइल परचेस किया होगा तब मैंने जीएसटी भी पेड किया होगा। सपोज मोबाइल मुझे 40,000 में गिरा प्लस 2,000 का जीएसटी, टोटल मुझे कितना मिला? 40,000 में मिला। तो मेरी बुक्स में एंट्री आएगी, मोबाइल अकाउंट डेबिट 40,000, इनपुट जीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एचजीएसटी 1000 इक्वल मोबाइल अकाउंट डेबिट 40,000, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1000, इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश मैंने 40,000 दिए। सो always remember we don't consider taxes in the cost of fixed asset. So यहाँ पे लिख लेना इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इनपुट जीएसटी, आपके और इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सो भले ही मैंने इसके लिए 40,000 दिए, उसमें से 2,000 के टैक्सेस थे, तो टैक्सेस का बेनिफिट आउटपुट टैक्स के साथ किया जाता है। सेल करूंगा तो उस वहां पे जो टैक्स कलेक्ट करूंगा वो आउटपुट टैक्स रहेगा। जो टैक्स पेड किया मोबाइल पे 2,000, और जो मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा मेरे कस्टमर से सर्विस देने पे, वो मैं गवर्नमेंट को नेट करके देता हूं। सो इनपुट टैक्सेस आर असेट्स बट दे आर नॉट फिक्स असेट, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे 40,000 में मोबाइल गिरा, उसमें से 2,000 के टैक्सेस है, तो मेरा मोबाइल कितने में गिरा? 40,000 में। सो मुझे मोबाइल 40,000 में मिला, मुझे लगता है ये मोबाइल में 5 साल यूज करूंगा, तो 40,000 ओरिजिनल कॉस्ट, जो मैं एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 इयर्स, और मुझे लगता है 5 साल के बाद में मुझे उससे 5,000 रुपए मिलेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, गारंटी नहीं है कि मुझे एक्चुअली 5,000 मिलेगा या 10,000 मिलेगा या 2,000 ही मिलेगा। मैं एस्टिमेटेड वर्ड, मुझे क्या पता एक्चुअली ये 5 साल जाएगा, चोरी हो गया तो दूसरे दिन पे भी चोरी हो सकता है, या मेरे से गिर सकता है, एक्सीडेंट में इसकी लाइफ खत्म हो सकती है। बट मैं बोलता हूं जब मैंने मोबाइल परचेस किया 40,000 में, ये कितने साल चलेगा? मुझे लगता है 5 साल चलेगा। और मुझे कितना मिलेगा 5 साल के एंड में? मुझे लगता है 5,000 मिलेगा। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ऐसे होगा, बट आई कैन एस्टिमेट द फ्यूचर। क्या बोलो, ध्यान देना, यू कैन नॉट exactly tell the future but you can predict or estimate the future. So वही मैं बोल रहा हूं कि मैंने जो 40,000 ओरिजिनल कॉस्ट फिक्स है, वो एस्टिमेट नहीं करनी पड़ती, वो बिल पे लिखा होगा 40,000 बिकॉज मैंने पेड किया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर 3 फैक्टर्स, लिख लेना। अभी मैंने बोला तो जो 3 फैक्टर्स हैं, ये जो 3 फैक्टर्स है कौन कौन से? एक है ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट। फर्स्ट फैक्टर इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स। ये एक्चुअल है, ये हिस्टोरिकल है, ये पेड किया है आपने, ये आपने लायबिलिटी इंकर की है 40,000 पे करने का। दूसरा,
एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, estimated useful life, this is estimated, this is not actual. मुझे क्या पता ये मोबाइल 2 साल ही चलेगा, तीसरे साल नहीं चलेगा, 3 साल चल सकता है, चौथे साल नहीं चलेगा, क्या पता मैं 5 years बोल रहा हूं, मुझे 7 साल यूज करने को मिलेगा। सो इसकी लाइफ में एस्टिमेट कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही होगी, मैं एस्टिमेट कर रहा हूं। एंड थर्ड, स्क्रैप वैल्यू, वो भी एस्टिमेटेड रहती है। अगर हमें ये 3 चीजें दी है, कौन कौन सी? एक, उसकी एक्चुअल वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट, एस्टिमेटेड लाइफ एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। अगर ये तीनों चीजें हमारे पास है, वी कैन फाइंड आउट डेप्रिसिएशन। सो अगर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो हमें 3 चीजें पता होना बहुत मैंडेटरी है किसी भी फिक्स एसेट का। एक, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, दूसरी उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू एंड तीसरी उसकी स्क्रैप वैल्यू। क्लियर है? So these 3 factors are important, 3 factors to calculate depreciation. अब ध्यान देना क्या, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, X Limited purchased plant and machinery for rupees 6,50,000. They purchased plant and machinery for rupees 6,50,000. ठीक है? The estimated useful life of it is 5 years. And estimated useful life is 5 years and estimated scrap value is 50,000. इस 6 years लेता हूं, is rupees 50,000. मतलब क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं। मैंने क्या बोला आप लोगों को कि मैंने एक मशीनरी परचेस की 6,50,000 की। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने मशीनरी परचेस की 6,50,000 की। सो मैंने मेरे जेब से दिए 6,50,000, मेरा आउटफ्लो है 6,50,000, मेरा आउटफ्लो है 6,50,000। मुझे लगता है वो आई कैन यूज इट 1 2 3 4 5 6। एक सेकंड, ठीक से निकालता हूं, ध्यान दो। दिस इज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6। मैंने परचेस की मशीनरी कितने की? 6,50,000 की। मुझे लगता है ये मेरा आउटफ्लो है, आज मैंने 6,50,000 दिए। ध्यान देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट। एक एग्जांपल में पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। मैंने मशीनरी परचेस की 6,50,000 की, तो मेरा पैसा गया 6,50,000 का। मुझे लगता है दिस इज एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सिक्स्थ ईयर। दिस इज एंड ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड। सिक्स्थ ईयर के एंड में मुझे लगता है आई विल रिसीव 50,000। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये 6,50,000 की एसेट जो मैंने आज परचेस की है बाय पेइंग 6,50,000, आई विल यूज इट फॉर नेक्स्ट 6 years। एंड जब मैं उसको स्क्रैप आउट करूंगा, जब मैं उसको उसकी रेसिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू विल बी 50,000, तब जाके मुझे 50 मिलेगा। तो कोई मुझे बोलेगा मेरा नेट आउटफ्लो कितना होगा? नेट आउटफ्लो कितना होगा? कोई मुझे बोलेगा इस मशीनरी पे मेरा नेट आउटफ्लो कितना है? एनीवन? टाइप, यूज योर ब्रेन। मेरा नेट आउटफ्लो कितना है? एक्चुअली मेरे जेब से कितना जाएगा? यस, करेक्ट।
6 लाख, परफेक्ट। क्यों? बिकॉज आज मैं 6,50,000 दे रहा हूं और मुझे लगता है 5th ईयर के एंड में मुझे उससे 50,000 मिलेगा, तो मेरा नेट कितनी की एसेट हो गई? 6 लाख की। मेरी नेट एसेट कितने की हो गई? 6 लाख की। तो मेरा नेट कॉस्ट कितना हो गया? 6 लाख। और ये 6 लाख जो मैंने खर्चा किया है, नेट 6 लाख जो खर्चा है वो कितने साल के लिए? 6 इयर्स। कितने साल के लिए? 6 इयर्स। सो एवरी ईयर कितना बेनिफिट होगा? 6 लाख का जो मैंने खर्चा किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं क्या बोलूंगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बोल रहा हूं कि मैंने 6,50,000 का खर्चा किया और आई एक्सपेक्ट कि मुझे 50,000 बाद में मिलेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे 50,000 बाद में मिलेंगे। सो आई मीन कि मेरा नेट कॉस्ट, नेट आउटफ्लो विल बी 6 लाख। और ये 6 लाख जो मैंने खर्चा करने वाला हूं, इसका मुझे 6 इयर्स में बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब एवरी ईयर डिवाइड बाय 6, एवरी ईयर मुझे 1 लाख का बेनिफिट मिलने वाला है। सो ध्यान देना, अब भी उसकी वैल्यू 6,50,000 है। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में 1 लाख का बेनिफिट मिलने के बाद उसकी वैल्यू 5,50,000 बचेगी। फिर सेकंड ईयर में और 1 लाख का बेनिफिट मिलने के बाद उसकी वैल्यू 4,50,000 बचेगी। फिर थर्ड ईयर के एंड में और 1 लाख का बेनिफिट मिलने के बाद उसकी वैल्यू 3,50,000 बचेगी। फोर्थ ईयर के एंड में और 1 लाख का बेनिफिट मिलने के बाद उसकी वैल्यू 2,50,000 बचेगी। फिर फिफ्थ ईयर के एंड में और 1 लाख का बेनिफिट मिलने के बाद उसकी वैल्यू 1,50,000 बचेगी। एंड सिक्स्थ ईयर में 1 लाख का बेनिफिट मिलने के बाद अपने आप उसकी वैल्यू 50,000 मेरे बुक्स में बचेगी। सो जो 6,50,000 की असेट है आज, मैं बोलूंगा मैंने 6,50,000 खर्चा किया है, मैं क्या बोलूंगा? ध्यान देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मैं बोलूंगा कि मेरी कॉस्ट ऑफ द असेट 6,50,000 है, उसमें से फर्स्ट ईयर में 1 लाख का बेनिफिट होगा, सेकंड ईयर में 1 लाख का बेनिफिट होगा, थर्ड ईयर में 1 लाख का बेनिफिट होगा, फोर्थ ईयर में 1 लाख का बेनिफिट, फिफ्थ ईयर में 1 लाख का बेनिफिट, सिक्स्थ ईयर में 1 लाख का बेनिफिट। तो जो मैंने नेट खर्चा किया है 6 लाख, वो मुझे 6 साल बेनिफिट देने वाला है। तो एवरी ईयर कितना बेनिफिट देने वाला है? 1 लाख का बेनिफिट। 6 lakhs will give me benefit over 6 years, मतलब per year I will get 1 lakh का बेनिफिट। So once I get the benefit, वो बेनिफिट एक्सपायर हो जाएगा, बेनिफिट खत्म हो जाएगा। मतलब जब मैंने एसेट परचेस की, मैंने बोला कि मुझे 6,50,000 का बेनिफिट मिलने वाला है फर्स्ट ईयर के एंड में, उसमें से 1 लाख का खत्म हो गया, तो अभी कितने का बाकी? 5,50,000। फिर सेकंड ईयर के एंड में 1 लाख का खत्म हो गया, बचा 4,50,000। थर्ड ईयर के एंड में और 1 लाख का खत्म हुआ, बचा 3,30,000। फोर्थ ईयर के एंड में और 1 लाख का खत्म हो गया, बचा 2,50,000। फिफ्थ ईयर के एंड में और 1 लाख का खत्म हुआ, बचा 1,50,000। एंड सिक्स्थ ईयर के एंड में और 1 लाख का बेनिफिट खत्म हो गया, बचा 50,000। सो कैन आई से जो 6,50,000 की एसेट है, एंड में कितनी की बच रही है? 50,000। सो ये जो दोनों का डिफरेंस है 6 lakhs, I divided it in the number of years. So every year हम बोलेंगे सर डेप्रिसिएशन 1 लाख का है, हम बोलेंगे सर हम असेट को 1 लाख से कम करेंगे। फर्स्ट ईयर के एंड में हम 1 लाख से कम करेंगे, सेकंड ईयर के एंड में 1 लाख से कम करेंगे, सर थर्ड ईयर के एंड में हम 1 लाख से कम करेंगे, फोर्थ ईयर के एंड में 1 लाख से कम करेंगे, फिफ्थ ईयर के एंड में 1 लाख से कम करेंगे, सिक्स्थ ईयर के एंड में 1 लाख से कम करेंगे। सो हम ओवरऑल कितना कम किया हमने एसेट को? 1 लाख फॉर 6 इयर्स। टोटल हमने 6 लाख से कम किया, 6,50,000 की एसेट को 6 लाख से कम किया, तो उसकी वैल्यू कितनी बाकी है? 50,000 विच इक्वल टू एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। सो आप जो आज आपकी वैल्यू 6,50,000 की है, सिक्स्थ ईयर के एंड में उसकी वैल्यू 50,000 होगी, तो कितना डेप्रिसिएशन होने वाला है? जो असेट 6,50,000 की आज आपने परचेस की है, फिर सिक्स्थ ईयर के एंड में उसकी वैल्यू आपको लगता है 50,000 होगी, तो कितने से डिक्रीज होने वाली है असेट? 6 लाख से डिक्रीज होने वाली है। 6 लाख कितने साल में डिक्रीज होने वाला है? 6 इयर्स में। मतलब पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन होने वाला है? 1 लाख। अभी बोला वो समझा? अगर यस तो यस लिखो, नो तो नो लिखो। अभी जो मैंने बोला, जो असेट मैंने 6 लाख में आज परचेस की है, उसकी वैल्यू सिक्स्थ ईयर के एंड में, लाइफ के एंड में कितने बचने वाली है? 50,000।
6,50,000 की असेट 50,000 बचने वाली है, मतलब कितना डेप्रिसिएट होने वाला है 6 लाख। कितने सालों में 6 इयर्स में, तो पर ईयर कितना डेप्रिसिएट होने वाला है 1 लाख। यस और नो? मेक इट फास्ट एवरीवन। ओके ओवी गुड, यश करण यश, मेक गुड, श्रुतिका, बाकी लोग पराग गुड, सेजल गुड, अजिंक्य गुड गुड, यस बाकी लोग यस। एस्टिमेट कंसेप्ट इज नॉट अंडरस्टैंड, मानसी बोल रही है सर एस्टिमेटेड। देख मैडम मैं सिंपल बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं देखो व्हाट इज द, मुझे क्या डेप्रिसिएट करना है, जितना मेरा नेट खर्चा हुआ वो। मैंने 6,50,000 में असेट ले ली, मैंने 6,50,000 में असेट ले ली, तो मेरा ये आउटफ्लो है, इतना मैंने दिया, और बाद में मुझे लगता है मुझे इनफ्लो होगा 50,000 का। ये मेरी स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू इज इनफ्लो, परचेस के टाइम आउटफ्लो है। तो आज मैंने 6,50,000 दिया, 6th ईयर के में मुझे 50,000 मिलेगा, तो मेरा नेट आउटफ्लो कितना है 6 लाख का, मेरा नेट आउटफ्लो कितने का है 6 लाख का। तो मेरे एक्चुअली जेब से कितना जाने वाला है 6 लाख, कितने सालों में ओवरऑल 6 लाख मैंने कितने सालों के लिए पेड करके रखा है 6, इसलिए मैं बोलता हूं एवरी ईयर 1 लाख। सो एस्टिमेटेड मतलब मुझे एस्टिमेट करना होगा, फॉर्मूला ही वही है। व्हाट इज माय फॉर्मूला डेप्रिसिएशन, ध्यान देना, ध्यान देना, लिखो फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन पर एनम इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। मतलब मेरा नेट आउटफ्लो क्या होगा, वो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ध्यान देना ये फॉर्मूला है, वही तो मुझे सिखाना है आपको। डिवाइडेड बाय लिखो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। So what was my original cost 6,50,000, what is estimated scrap value, ये मुझे ढूंढनी है। पर्सन टू पर्सन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू चेंज होगी, पर्सन टू पर्सन, राइट 50,000, तो 6,50,000 आज देना होगा, 50,000 6th ईयर के एंड में मिलेगा, तो मेरा नेट आउटफ्लो होगा 6 लाख का। सो जो मैंने 6 लाख का नेट आउटफ्लो कर रहा हूं वो 1 साल के लिए नहीं कर रहा हूं, जो आज नेट आउटफ्लो 6 लाख का हो रहा है वो 1 साल के लिए नहीं, वो 6 साल के लिए। तो पर ईयर कितना ये ढूंढना है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 6, so per annum is 1 lakh. So every year for 12 months, if you use the asset for 12 months, you have to provide depreciation of rupees 1 lakh. You have to provide depreciation of rupees 1 lakh. So आप टोटल 6 years यूज करने वाले हो, 1 लाख 1 साल का, तो 6 ईयर का डेप्रिसिएशन 6 लाख होगा। असेट की कॉस्ट 6,50,000 है, माइनस डेप्रिसिएशन 6 लाख इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू 50,000। सो 6,50,000 को हमें 50,000 पे लेके आना है। आज जो वैल्यू 6,50,000 है, 6th ईयर के एंड में उसको हमें 50,000 करना है, तो हमें उसको कितने से कम करना है 6 लाख से। सो मैं वही बोल रहा हूँ, वो 6 लाख 1 साल में नहीं कम करना है, उसके यूजफुल लाइफ में कम करना है। सो उसकी यूजफुल लाइफ 6 इयर्स है, तो 6 लाख आई नीड टू रिड्यूस इन द 6 इयर्स, मतलब पर ईयर कितना रिड्यूस करना है 1 लाख। सो ये फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का, लिख लो एवरीवन। मानसी क्लियर है या नहीं, मानसी? अब दूसरा एग्जांपल ध्यान देना, ठीक है? दूसरा एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा। लिखो जल्दी लिखो जो लिख रहा है, एंड दिस कंसेप्ट आर वेरी प्रैक्टिकल। डेप्रिसिएशन आप मरते दम तक आपको करना होगा, ठीक है? सो हम क्या करते हैं, इसको दूसरा टेक्निकल नाम है, ध्यान देना इसका,
ये जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, इसका दूसरा नाम है डेप्रिसिएबल वैल्यू। डेप्रिसिएबल वैल्यू, हमें कितना डेप्रिसिएट, हमें 6,50,000 नहीं डेप्रिसिएट करना है, 6,50,000 में से 50 रखना है, मतलब 6 लाख डेप्रिसिएट करना है। सो 6 लाख इज ए कॉस्ट, उसमें से 6 लाख डेप्रिसिएट होगा, कम होगा, और बचेगा 50। सो जो डेप्रिसिएट करना है 6 लाख, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट, विच इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। डेप्रिसिएबल अमाउंट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू आज नहीं मिलने वाली, कभी बाद में जाके मिलने वाली है। अब ध्यान देना इसी एग्जांपल में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 6th ईयर के एंड में हमारे बुक्स में मशीनरी कितने की हो जाएगी रे? देखो, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में 6,50,000 की मशीनरी है हमारे बुक्स में, जब हमने परचेस किया 6,50,000 का है। फर्स्ट ईयर के एंड में हम 1 लाख से कम करेंगे और बोलेंगे हमारे अब मशीनरी 5,50,000 की है। सेकंड ईयर के में और 1 लाख कम करेंगे, बट बोलेंगे हमारी मशीनरी 4,50,000 की है। ऐसे हर टाइम हम उसको माइनस करते माइनस करते माइनस करते टाइम 6th ईयर के एंड में हमारे बुक्स में मशीनरी कितने की दिखेगी? 50,000। एट द एंड ऑफ द लाइफ मशीनरी विल बिकम इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, कितने की बन जाएगी? 50,000। सो 6th ईयर के एंड में हमारे बुक्स में मशीनरी कितने की दिखेगी? 60,000, सॉरी 50,000, कितने की? 50। बट सर अगर उस दिन हमें 30,000 ही मिला तो, अगर एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू 30,000 आ गई तो मैं बोलूंगा 20,000 का लॉस हो गया। मेरे बुक्स में मशीनरी 50,000 की बची है, मुझे उसके बदले 30 ही मिले, तो मैं बोलूंगा 20,000 का लॉस हो गया। अगर सर मुझे 90,000 मिले तो, सर आप देखो, तो मेरे बुक्स में वो कितना बचा है? 50, मुझे मिले 90, मैं बोलूंगा 40 का गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया। सर एग्जैक्टली 50,000 मिले तो मैं बोलूंगा नो प्रॉफिट नो लॉस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई डोंट नो कि एक्चुअली कितना मिलने वाला है 6th ईयर के एंड में, तो मैं एक एस्टिमेट करके चलता हूं और फिर मैं उस एसेट को उस वैल्यू पे लेके जाता हूं, एस्टिमेटेड वैल्यू पे लेके जाता हूं। मैंने 6,50,000 को 50,000 पे लेके गया, धीरे 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 6th ईयर के एंड में मैं उसको 50,000 पे लेके गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड फिर मैं चेक करूंगा 50,000 एक्चुअल कितना। अगर मुझे 90 मिलता है मैं बोलूंगा 40 का गेन, मुझे 80,000 मिलता है 30 का गेन, मुझे 70,000 मिलता है 50 के बदले 20 का गेन, मुझे 60,000 मिलता है 10,000 का गेन, 50 मिलता है नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। अगर मुझे 40,000 मिलता है, एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 40, मैं बोलूंगा अरे मैंने 50 माना था, मिला 40, मेरा लॉस हो गया 10,000 का। अगर मुझे 30,000 मिलता है तो लॉस 20 का, अगर मुझे 10,000 मिलता है तो 40 का लॉस, अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो 50 का लॉस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ध्यान देना, राइट। अगर इतना समझ में आएगा तो अब आपको समझेगा, ध्यान देना। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ व्हीकल रुपीज 1 लाख, 1,10,000। स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, और इसको रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। रेसिडुअल मतलब जो बचेगा वो, एस्टिमेटेड एक्चुअल कभी नहीं पता होता, एक्चुअल आपको लाइफ खत्म होगी तब पता होगा। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू रुपीज 10,000। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years. So can you tell me what is depreciation per annum? Bolo, type the answer. Depreciation per annum, everyone. Depreciation per annum. यस, परफेक्ट, 20,000 करेक्ट। कैसे? ध्यान देना, जब आज हमने मशीन व्हीकल परचेस की, ध्यान देना, आज हमने व्हीकल परचेस की, आज उसकी प्राइस कितनी है? 1,10,000। 5th ईयर के एंड में उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू 10,000, बिकॉज
इट विल रिड्यूस टू 10,000, हमें 10,000 मिलेगा। तो हमें उसको कितने से डिक्रीज करना है, कितने से डेप्रिसिएट करना है? ओवरऑल 1 लाख से हमें कितने से डेप्रिसिएट करना है? व्हाट इज द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ द व्हीकल? इज 1 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट इज 1,10,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 10, सो हमें उसको 1,10,000 से 10,000 करना है। तो हमें कितने से ओवरऑल डेप्रिसिएट करना है? 1 लाख से। क्या 1 साल में करना है? नहीं, हमें उसको 5 साल में करना है, मतलब उसकी लाइफ 5 इयर्स है। तो दिस 1 लाख आई विल डिवाइड ओवर 5 इयर्स। तो एवरी ईयर मैं कितना डेप्रिसिएट करूंगा? 20। तो ध्यान देना, यू हैव टू हेल्प मी आउट। सो अब ध्यान देना, फर्स्ट ईयर के एंड में ध्यान देना, हम 20,000 से डेप्रिसिएट करेंगे। 1,10,000 की कॉस्ट है, 1,10,000 की कॉस्ट है। फिर हम 20,000 से डेप्रिसिएट करके मशीनरी कितने की बोलेंगे? बैलेंस शीट में कितने की दिखाएंगे? 90,000 बोलेंगे। 20,000 लॉस हो गया, बोलेंगे 20,000 का एक्सपेंस हो गया। 1,10,000 की असेट थी, उसमें से 20,000 एक्सपेंस हो गया, अब 90 बाकी है। फिर सेकंड ईयर के एंड में आप बोलोगे और 20,000 का डेप्रिसिएशन हो गया सर। आप बोलोगे सर और 20,000 का डेप्रिसिएशन। सो 90 में से 20 एक्सपेंस हो गया, अब असेट कितने की बाकी है? 70। फिर थर्ड ईयर के एंड में, दिस इज एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ सेकंड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर, आप बोलोगे सर 70 की असेट थी, अब उसमें से 20 का डेप्रिसिएशन हो गया है सर, मतलब असेट बिकम एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन मतलब क्या? असेट विल बिकम एक्सपेंस। 20 का एक्सपेंस हो गया सर, उसका बेनिफिट खत्म हो गया सर, बेनिफिट खत्म हो गया। तो अब कितने का बेनिफिट अभी भी बाकी है? 50। जो बेनिफिट खत्म हो गया वो एक्सपेंस है। एक्सपायर्ड बेनिफिट्स आर एक्सपेंसेस। अनएक्सपायर्ड बेनिफिट, जिसका बेनिफिट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, 50,000, वो असेट है। फोर्थ ईयर सर, फोर्थ ईयर आप बोलोगे सर और 20,000 से डेप्रिसिएट हो जाएगा सर। थर्ड, सो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। जब आपने असेट परचेस की थी, आप बोल रहे 1,10,000 की है। फर्स्ट ईयर के एंड में आप बोलते हो 90,000 की है। सेकंड ईयर के एंड में आप बोलते हो 70,000 की है। थर्ड ईयर के एंड में बोलते हो 50,000 की है। फोर्थ ईयर के एंड में बोलते हो 30,000 की है। फिफ्थ ईयर के एंड में आप बोलोगे सर और 20,000 से उसको डेप्रिसिएट करो सर। तो कितने की होगी? 10,000। सो मैंने 1,10,000 को 10,000 पे लेके आ गया। तो एवरी ईयर आई एम प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 ईच। अब मुझे आपको बोलना है, आपने मुझे एग्जैक्टली आंसर दिया कि सर एक 20,000 पर एनम डेप्रिसिएट करेंगे। फिफ्थ ईयर के एंड में उसकी वैल्यू कितनी बचेगी? जब ये एसेट उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी 5 इयर्स, उसकी हमारे बुक्स में कितनी वैल्यू बचेगी? एनीवन कैन टेल मी कितनी वैल्यू बचेगी हमारे बुक्स में? कितने की? 1,10,000 की एसेट कितने की बचेगी? 10,000। पर फिर स्क्रैप वैल्यू इतनी बचेगी। अगर मुझे 12,000 रुपए मिलता है, एक्चुअल में मुझे 12,000 मिलता है, तो मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और कितने का होगा? आप बोल रहे हो कि 10,000 है, बट एक्चुअल में मुझे 12,000 मिल गए, तो मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट ऑफ 2,000। परफेक्ट, प्रॉफिट। अगर मुझे 7,000 ही मिलता है, मुझे लगा था 10,000 बट मिला मुझे 7,000, तो मेरा प्रॉफिट होगा लॉस होगा कितने का होगा? बोलो। यस, लॉस ऑफ 3,000। परफेक्ट, गुड। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूं? दैट इज गुड थिंग। सो ध्यान देना। सो आई हैव टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन पर एनम। ओरिजिनल कॉस्ट 1,10,000 माइनस, मैं 1,10,000 को डेप्रिसिएट नहीं करने वाला, मैं उसमें से जो मुझे मिलेगा 10,000 वो छोड़ के मैं डेप्रिसिएट करूंगा। सो आज जो मैं 1,10,000 दे रहा हूं उसमें से मुझे 10,000 मिलेगा, तो मेरा नेट लॉस कितने का होने वाला है? 1 लाख का। वो मैं, और कितने सालों में होने वाला है? 5 साल। सो 1 लाख इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइड बाय 5, 20,000 पर एनम। अगर मैं 12 मंथ असेट यूज करूंगा, अगर मैं 12 मंथ मतलब पूरे साल असेट यूज करूंगा, राइट, आई विल डेप्रिसिएट बाय 20,000। अगर मैं 6 मंथ से यूज करता हूं तो मैं बोलूंगा 10,000 का डेप्रिसिएशन रहेगा। 20,000 पूरे साल का, तो हाफ ईयर का 10,000। अगर मैं 3 मंथ यूज करूंगा तो मैं 1/4 डेप्रिसिएशन दूंगा, 5,000। अगर मैं 9 मंथ्स यूज करूंगा तो मैं 9,000 का डेप्रिसिएशन दूंगा। हमने 1 साल का डेप्रिसिएशन ढूंढा। अगर हम असेट 1 साल यूज करते हैं तो हमारा डेप्रिसिएशन 20,000 होगा। अगर हम पार्ट ऑफ द ईयर करेंगे तो हम प्रोपोर्शनेट निकालेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन की। अगर ये समझ में आया है
तो हम आगे बढ़ सकते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो कल मेरा लेक्चर रहेगा सेम टाइम 3:30 3:45 को। आई विल टेक 1 hour to 1 hour 10 minutes एंड हम इसको और डीप में जाके समझेंगे। ये जो मेथड आज हमने की, ये स्ट्रेट लाइन मेथड, मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं है, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। आई विल अपलोड द लेक्चर टुनाइट, आई विल ऑल्सो शेयर द नोट्स टुनाइट। 8:30 बजे जब मेरा 12th का लेक्चर खत्म हो जाएगा, 12th के साथ मैं आपके भी नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ वगैरह। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो सिखाता वो समझो, डोंट मिस लेक्चर अननेसेसरी। कॉलेज में कुछ नहीं होने वाला, ये समझ लेना। जो भी सिखा रहे हैं हम सिखा रहे हैं, और मैं जो बोल रहा हूँ मेरा सिखाने का स्पीड स्लो है, बट आई नो कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ वो आपको लॉन्ग रन में फायदेमंद होगा। हैव ट्रस्ट, इतना ट्रस्ट रखना, डोंट मिस द लेक्चर्स अननेसेसरी। मानसियास दर्शन नहीं है, क्यों नहीं है वो मुझे अपडेट करने को बोलो उसको, राइट। सो बच्चे अगर अननेसेसरी एब्सेंट रहते, दिस इज नॉट द थिंग, ठीक है। किसी के डाउट्स बिफोर आई एंड फॉर द डे? किसी के डाउट्स? गुड, ठीक है। सो आई विल अपलोड द लेक्चर। सो खाली क्या क्या समझा हमने, ध्यान देना। एसेट जो डिक्रीज होती है ना, उसका वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ यूज, वियर, टियर, सेकंड हो जाती है, टाइम इलैप्स हो जाता है, पैसेज ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाती है। इन बहुत सारे रीजन की वजह से एसेट डिक्रीज होती है, उसी फिक्स एसेट डिक्रीज होती है। उसी कंसेप्ट को बोला जाता है डेप्रिसिएशन, उसी कंसेप्ट को बोला जाता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। एंड उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये हमें 11th में सीखना है, ठीक है। चलो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, राइट। अच्छा, किसी का डाउट है क्या? लेट मी चेक। यस, ओके, गुड, थैंक यू।